गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं कि अपना जो है लेसन नंबर 6 चल रहा है, जिसका नाम है जल संसाधन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जल की मांग और उसका उपयोग। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैंने पहले बताया था कि जल की जो मांग है वो सिंचाई, उद्योगों में, घरों के अंदर, या हम जिसको बोल सकते हैं कि घरेलू उपयोग के लिए, और कारखानों के अंदर जल का जो उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो मांग है इसमें से किस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मांग होती है और वो मांग किसके माध्यम से जो है वो पूरा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सिंचाई के लिए अगर हमें जल की ज़रूरत है तो वो जल हम धरातलीय जल का उपयोग करेंगे या भूम जल का उपयोग करेंगे, ये मांग जो हमें देखनी होगी। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। बच्चों, नो डाउट कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और लगभग 64% जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास का एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नंगल डैम, जो कि अपने सतलुज नदी के ऊपर है, हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर, दामोदर घाटी दामोदर नदी के ऊपर, नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कह रही है कि जल की मांग जो है वो सिंचाई की जो आवश्यकता है उसके लिए सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली ही लाइन के अंदर ये बात लिखी गई थी कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है तो अंडरस्टूड है कि उस कृषि के लिए जो है ना सिंचाई के लिए जल का उपयोग अधिक किया जाएगा। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। यहाँ चित्र नंबर 6.3 के अंदर जो दिखाया गया है कि जो कृषि के अंदर सिंचाई की जाती है उसमें का उपयोग, चाहे वो धरातलीय जल हो चाहे वो भौम जल हो, सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि के अंदर ही होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जो परसेंटेज है वो जल का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंचाई के अंदर जो है ना जल का उपयोग है, चाहे वो धरातलीय हो चाहे वो भौम जल हो, सबसे अधिक जो है वो उपयोग सिंचाई के लिए ही किया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में जो अपना धरातलीय जल है उसका उपयोग जो वो किया जाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर है और जिसका उपयोग किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि धरातलीय जल का उपयोग है और यहाँ जो है भौम जल का जो उपयोग है। तो यहाँ पर जो है इसमें देख सकते हैं कि 89% जो है ना वो एरिया कवर होता है अपना किसमें, कृषि सेक्टर के अंदर, और जबकि भौम जल का उपयोग जो है 92% जो वो कृषि के अंदर किया जाता है। यानी कि जो भौम जल का जो माध्यम है वो अपना, जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के माध्यम से जो है हम सिंचाई करते हैं, उसको भौम जल के माध्यम से जो है वो निकाला जाता है। तो हम इतना उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। घरेलू अगर बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ 9% यूज़ करते हैं, जबकि जो घरेलू उपयोग के अंदर भौम जल का परसेंटेज जो है वो 3% है, जबकि धरातलीय जल का उपयोग जो औद्योगिक सेक्टर के अंदर 2% है, जबकि उद्योगों के अंदर जो इसका परसेंटेज 5% है इनका। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह के जो इंडेक्स जो आते हैं जब भी आप उनको एनालाइज करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैपिंग है
इनमें से जो ना एग्जामिनर जो ना एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। ये पिक्चर जो है वो मैप के क्वेश्चन पेपर पे देगा और उसका आंसर जो आप लोगों को देने होते हैं, वो इन्हीं में से जो है आंसर पूछता है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से समझें, देखें और उसके बाद ही जो है ना आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं सिंचाई के लिए जल की मांग। आपने अभी तक पढ़ा है कि भौमजल का 92% जो है भाग हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, तो धरातल जल का उपयोग जो 89% जो है उसमें यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए। तो ये मांग क्यों है, क्या रीज़न क्या है इसका कि इतना अधिक जो डिमांड है, वो डिमांड क्यों है एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन के लिए? कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए ही होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक प्रावर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों क्या कहता है कि जो कृषि है उसके अंदर जल का उपयोग जैसे सिंचाई के लिए ही होता है। सही बात, बिल्कुल, इसमें नो डाउट। कारण क्या है कि देश के अंदर जो ना वर्षा जो ना वो स्थानिक सामयिकी का कि भी जो ना यहाँ अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग तरह से वर्षा होती है। कभी वर्षा जल्दी हो जाती है, कभी कम होती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कुछ भाग जो सूखा रह जाता है। तो ये अनियमितता है, उसके अंदर विभिन्नताएँ हैं हमारी। इसके देश में अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त है, ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर वर्षा नहीं हो पाती। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आती है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। जैसे शीत ऋतु के अंदर ज़्यादा वर्षा नहीं होती और जब ग्रीष्म काल के अंदर बहुत ज़्यादा सूखा मौसम होता है तब भी वर्षा नहीं होती। तो इन शुष्क ऋतुओं में तो है हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है खेती के अंदर। पर्याप्त मात्रा वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो कई बार क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है तो लेकिन मानसून की जो विविधता है उसके अंदर भी जो है कई बार उस क्षेत्रों के अंदर भी जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है वो एरिया भी जो है सूखा रह जाते हैं। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई की आवश्यकता बनाती है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी की ज़्यादा नीड रहती है तो उनकी सिंचाई के लिए आवश्यकता रहती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट, इनके लिए जो ना अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है जो केवल सिंचाई के द्वारा ही संभव है। सिंचाई की व्यवस्था भूफसलीकरण को संभव बनाती है। अगर हम जितनी ज़्यादा सिंचाई करेंगे, सिंचाई की फैसिलिटी अगर हमारे पास है तो हम साल में जो ना एक जो कृषि क्षेत्र है उसके ऊपर साल में 2 या 3 फसलें जो है उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ भूफसलीकरण का जो है संभव बनाती है। और इससे जो ना क्या होता है, अगर भूफसली हम ले रहे हैं साल में 2 फसल या 3 फसल ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो किसान है उनको बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनको जो है उनको उत्पादन ज़्यादा होता है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई होती है वहाँ पर जो है वो जो भूमि है वो ज़्यादा उत्पादन करती है, जबकि असिंचित भूमि के अंदर जो उत्पादन कम होगा। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। तो ऐसे बीज आ चुके हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि हाइब्रिड टाइप के जो बीज आते हैं वो उत्पादन ज़्यादा देता है। जो फसलें उत्पादन ज़्यादा देगी उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है और जहाँ हरित क्रांति सफल हुई है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी जो है वो ज़्यादा हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल बोया गया क्षेत्र 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ 15% जो भाग है वो सिंचाई के अंतर्गत नहीं आता। वो मोस्टली भाग जो है वो हमारे जो बैडलैंड है या फिर ऐसे कोई मरुभूमि है वो क्षेत्र जो इसके अंदर आते हैं। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है। गेहूं और चावल, क्योंकि अपने यहाँ चावल
उत्पादन के लिए जो वो कंडीशन नहीं है, वो जलवायु नहीं है, लेकिन हमने सिंचाई की व्यवस्था जो है वो पा ली है। उस सिंचाई की व्यवस्था के कारण जो है हमने यहाँ चावल की कृषि भी करना स्टार्ट कर दी है, इसका फसल का उत्पादन स्टार्ट कर दिया है। नीवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौमजल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इस राज्य में भौमजल की कमी आ जाती है। ये हमारे क्षेत्र में जो काफ़ी समस्या है बड़ी, क्योंकि जो भौमजल है वो इतना जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, लेकिन उससे ज़्यादा जो है हम उसका दोहन यानी उसका जो है निकाल रहे हैं। तो लगातार जो है भौमजल स्तर जो वो गिरता जाएगा और उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो कम होती चली जाएगी। उसके बाद ये कहता है आगे जो है वो दिया गया है कि कुओं नलकूपों के जो है सिंचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो वो इसे के अंदर जो है बताया गया कि गुजरात के अंदर जो है ना 86.6% जो है वो सिंचित क्षेत्र का जो है वो प्रतिशत है। तो ये अलग अलग राज्यों के अंदर जो है ना इनके अलग अलग जो है वो डाटा दिए गए हैं। बात करते हैं हम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो इन राज्यों में भूमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमजल स्तर नीचा हो गया है। अभी मैंने आपको बताया है कि लगातार जो है भूमजल स्तर के दोहन के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है ये समस्या जो है बनती जा रही है कि जो वाटर लेवल है वो लगातार जो वो डाउन होता जा रहा है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकलन बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ राज्यों में सांख्यिकीय के संकलन का जो है वो वृद्धि हुई है। तो लगातार अगर हम भूमजल का उपयोग ज़्यादा करते रहेंगे तो उससे जो है जो हमारी भूमि है उसका भी जो है निम्नीकरण होता है, साथ के साथ जो है जो भूमजल स्तर है वो भी लगातार जो वो नीचे गिरता चला जाता है। उसके बाद ये कहते हैं संभावित जल समस्या भी और कौन कौन सी क्षेत्र के अंदर जो समस्या ये उत्पन्न आ रही है हमारी, अगर जो जिस तरीके से हम जल का जो है मिस यूज़ कर रहे हैं, इस वाटर को जो है मिस यूज़ कर रहे हैं, उससे कौन कौन सी जो समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो कम हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जल का उपयोग जो है वो भी बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निष्करणों से प्रदूषित होता जा रहा है। इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जो हमारे पास बचा कुचा जो एक स्वच्छ जो जल है उसको भी हम पोल्यूशन उसमें फैलाकर जो है उसके भी जो है कमी लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर उद्योगों का जो है सबसे बड़ा योगदान जो है वो माना जाता है। तो इस प्रकार जो है ये जल की जो समस्याएं जो है वो हमारे सामने देखने को जो है वो मिलती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जल के गुणों का ह्रास भी, कैसे जो है जो जल के जो गुण हैं, जो स्वच्छ जल है उसको कैसे जो हम प्रदूषित कर रहे हैं उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।